जय हिंद दोस्तों। आपका हलोक एग्जाम में स्वागत है। मैं रविकांत। आज हम आपके लिए हिस्ट्री का यानी मिडिवल हिस्ट्री का हम आप चौथा लेक्चर लेंगे। 3 लेक्चर हमने कंप्लीट करा दिए हैं और जो बच्चे अभी तक नहीं देखे हैं तो जाके प्रीवियस लेक्चर जरूर देख लें, क्योंकि जब तक पिछले लेक्चर नहीं देखे तो उन्हें अच्छे से समझ नहीं है। ठीक है। और हमने आपको एंशंट हिस्ट्री पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया है। ठीक है। एंशंट हिस्ट्री क्या पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारा क्या चल रहा है? मिडिवल हिस्ट्री। ठीक है। कौन सा चल रहा है? मिडिवल हिस्ट्री। उसके बाद हम लोग क्या चलेगा? क्या? मॉडर्न हिस्ट्री। और इन्वायरमेंट पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। ठीक है। तो आइए हम लोग सीधा क्लास में चलते बिना टाइम वेस्ट किए। और जो बच्चे अभी तक क्लास नहीं देखे हैं वो जरूर क्लास देख लें और शेयर जरूर कर दिया करें आप अपने खासकर दोस्तों तक। ठीक है। जिससे कि उनको भी आसानी से चीज़ें अवेलेबल हो जाएं। तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? मुगल स्टार्ट करेंगे, यानी 13वां चैप्टर हमारा रहेगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सीधा चलते अपने क्लास पे। ठीक है। तो आते हम लोग मुगल वंश पर। ठीक है। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो आप लोग कह सकते हैं बाबर। कौन था? बाबर। मुगल में जो मेन राजा हुए हैं कौन कौन से हुए हैं? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ठीक है। मेन आपको 6 याद रखना है। उसका तो छोटे छोटे बहुत हुए हैं। ठीक है। वो ज़्यादा आपके काम के नहीं हैं। ठीक। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्टार्ट कैसे करके हैं? बादशाह। क्या रखें? बादशाह। ठीक है। मुगल शासक वास्तव में तुर्कों की चगताई नामक शाखा के थे। इस शाखा का नाम प्रसिद्ध मंगोल नेता चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा था, जिसके आधार अधिकार में मध्य एशिया, तुर्कों का देश तुर्किस्तान था। बाबर का पूरा नाम जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इसका जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना में उमेर शेख मिर्जा एवं कुतलुक निगार खानम के घर हुआ था। कब हुआ था? 14 फरवरी। ठीक है। याद तो डेट तो आपको याद रहेगा, प्रपोज डेट। पिता की मृत्यु के बाद लगभग यह 11 वर्ष 4 माह के अल्पायु में जून 1494 वह फरगना के सिंहासन पर बैठा, लेकिन शैबानी खां ने 1501 ईस्वी में सर ए पुल के युद्ध में बाबर को पराजित करके मध्य एशिया से खदेड़ दिया। इस युद्ध में उज़्बेकों के युद्ध की नीति तुलु तुलुंगमा पद्धति का प्रयोग शैबानी खां ने बाबर के विरुद्ध किया था। बाबर ने 1504 ईस्वी में काबुल विजय की कहाँ पर विजय की? काबुल में बाबर ने 1504 ईस्वी में जीत के विजय प्राप्त कर ली। ठीक है। 1507 या 8 के आसपास में अपने पूर्वजों द्वारा धारण की गई उपाधि मिर्जा का उसने त्याग कर दिया और बादशाह की उपाधि धारण उपाधि कर ली। आलम खां आलम खां इब्राहिम लोदी का चाचा था। उसने दिल्ली के राज सिंहासन पर अपना अधिकार जताते हुए बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया, लेकिन 1524 में बाबर की चौथी बार भारत अभियान के दौरान दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी तथा पंजाब के गवर्नर दौलत खां के मध्य कटु संबंध हो गए। ठीक है। सुल्तान इब्राहिम लोदी ने दौलत खां को राजधानी आने का आदेश दिया था, जिसका दौलत खां ने उल्लंघन किया तथा दौलत खां ने अपने पुत्र को दिलावर खां को बाबर के पास संदेश के साथ भेजा कि वो सुल्तान इब्राहिम लोदी को दिल्ली के सिंहासन से अपदस्थ करके उसके स्थान पर उसके चाचा आलम खां को पदस्थ करने में सहायता करें। बाबर के लिए स्वर्णिम अवसर था, क्योंकि उसे मेवाड़ के राजा राणा सांगा का भी निमंत्रण प्राप्त हो चुका था। किसका? राणा सांगा का। अतः बाबर को विश्वास हो गया कि भारत का विजय का अवसर आ गया और उसने कब? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ है? 1526 को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। बाबर के पास विशिष्ट सुविधाएं थी। उसके तोपखाने ने इस युद्ध में आश्चर्यजनक कार्य किया। इब्राहिम लोदी की सेना की संख्या बहुत अधिक होते हुए पराजित हुई और इब्राहिम लोदी का रण क्षेत्र में मारा गया। कहाँ मारा गया? रण क्षेत्र में मारा गया। फलस्वरूप दिल्ली और आगरा पर बाबर का अधिकार हो गया। 27 अप्रैल 1526 में बाबर ने अपने आप को बादशाह घोषित कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। बाबर ने तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में ही किया था। इस युद्ध में बाबर की सफलता का सबसे मुख्य कारण उसका विशाल तोपखाना था, जिसका नेतृत्व उस्ताद अली कुली नामक व्यक्ति कर रहा था और बंदूकचिया का नेतृत्व मुस्तफा कर रहा था। बाबर की उदारता के कारण लोगों ने उसे कलंदर की उपाधि प्रदान की। वर्तमान भारत में सर्वप्रथम पानीपत की पहली लड़ाई में तोपों का प्रयोग किया गया है। क्या? वर्तमान भारत में
बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद की घोषणा की थी। और खानवा युद्ध कब हुआ? 1527 में बाबर और राणा सागर के मध्य हुआ था। राणा सागर ने बुलाया था, लेकिन राणा सागर के विरुद्ध फिर युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में राणा सागर क्या हुआ? पराजित हुआ। और इस युद्ध में विजयश्री मिलने के उपरांत बाबर ने गाजी अर्थात काफिरों को मारने वाले की उपाधि धारण की। 1528 में बाबर ने चंदेरी के किले पर अधिकार कर लिया। युद्ध में मेदिनी राय मारा गया। घाघरा का युद्ध हुआ फिर 1529 में बाबर और महमूद लोदी। इब्राहिम लोदी से स्टार्ट हुआ, महमूद लोदी से अंत होगा। इस युद्ध में बाबर विजय हुआ और बाबर का क्या अंतिम युद्ध था। अपने इस विशाल साम्राज्य की शासन व्यवस्था को सही ढंग से चलाने के लिए बाबर ने एक प्रदेश से दूसरे से अलग व्यवस्था की थी। भारत से बाहर वंश का शासन हुमायूं, मीर फखर अली, हिंदाल तथा मिर्जा सुलेमान को प्रदान किया गया। कामरान को काबुल, कंधार एवं मुल्तान का प्रशासन दिया गया। मीर यूसुफ अली को पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया गया, जिसके नियंत्रण में भीरा, लाहौर, दीपालपुर, सियालकोट, सरहिंद, हिसार फिरोज सम्मिलित थे। हिसार फिरोजा से लेकर बलिया तक के प्रदेश तथा बयाना, चंदेरी व ग्वालियर तक के प्रदेश में बाबर ने एक नवीन शासन व्यवस्था कार्यान्वित की। इस प्रकार बाबर का साम्राज्य बदख्शां से बिहार तक फैला था, किंतु आधुनिक राजस्थान क्षेत्र में उसका साम्राज्य नहीं था। राजस्थान जो एरिया वहां पर नहीं था। यह क्षेत्र उस समय विभिन्न राजपूतों के शासन के अंतर्गत था। मुगल साम्राज्य की आधारशिला रखने वाले जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपने जीवन संबंधी घटनाओं का एक ग्रंथ स्वयं ही लिखा, तुजुक ए बाबरी, यानी कि आत्मकथा उसने खुद ही लिखी। ठीक है। और उसने उसमें दो हिंदू राजाओं का भी वर्णन किया है, एक विजयनगर और दूसरा मेवाड़। तुर्की भाषा द्वारा तुर्की में लिखा गया है। इस सर्वश्रेष्ठतम आत्मकथाओं में से एक है। अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना से तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद भी कराया था। इसके अतिरिक्त बाबर द्वारा पद्य रचनाओं का संकलन दीवान में किया गया, जो तुर्की पद्य में श्रेष्ठ स्थान रखते हैं। पद्य में उसने एक नवीन शैली में मुबाइन लिखा, जो मुस्लिम कानून की पुस्तक है। बाबर की एक रचना रिसाले उसज खत बाबरी, जिसकी शैली नवीन मानी गई है। मुगल बादशाह बाबर के सेनानायक मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का भी निर्माण कराया था। कौन कराया था? बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बाकी ने। अब बात हम लोग क्वेश्चन नंबर, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वाले में से एक कौन था उसमें से? इब्राहिम लोदी का संबंधी था और वो दिल्ली के राज से खसने में दावेदारी दी थी। कौन? आलम खां। अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण किया था? किसने किया था? दौलत खान ने। फिर मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे कौन थे? तुर्क थे। इनमें से किसने बाबर को सरेपुल के हिंद पर पराजित किया? तो शैबानी खान ने पराजित किया था। किस मुगल शासक ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया था? तो बाबर ने अपनाया था ऑटोमन पद्धति को। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? तो पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी, दूसरा बाबर और राणा सागर। आगे आते हम लोग, पानीपत के युद्ध में बाबर का जीत मुख्य कारण क्या था? तो उसका मुख्य जीत का कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता थी। बाबर के इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण क्या था? मेन उसका तोपखाना और कुशल सेनानायक था। इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है। निम्नलिखित में किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? तो पानीपत के युद्ध में बाबर द्वारा प्रयोग किया गया था। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर किसको हराया था? तो इब्राहिम लोदी को हराया था। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में क्या परास्त किया? तो 1526। चार युद्ध हुए, 26, 27, 28 एंड 29। किसमें? 1500। ठीक है, ये देखो मिलान करने दिया है। पानीपत के युद्ध हुआ था 1526 में, फिर खानवा के युद्ध 1527 में, घाघरा युद्ध 29 में और चंदेरी के युद्ध 28 में होता 1500। पानी पी, खाना खा, चाचा के घर जा, इस ऑर्डर में है। ठीक है, आप लोग याद रखिए। निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। बाबर के भारत आने के फलस्वरूप उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई। तो बाबर के आने से पहले भी बारूद का उपयोग इंडिया में हो रहा था। इस क्षेत्र के स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनने की शुरुआत हुई।
तो ये सल्तनत काल से स्टार्ट हो गए थे। इस क्षेत्र में तैमूरी तिमुरिद राजवंश स्थापित होती है। तीसरा स्टेटमेंट सही है, बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हम लोग। निम्नलिखित में से क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? तो बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद की घोषणा की थी। किसमें? खानवा के युद्ध में। राणा सागर और बाबर के मध्य हुआ था। ठीक है, 1527 में राणा सागर ने बाबर के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। किसमें? खानवा के युद्ध में। मेवाड़ के जिस राजा ने 1527 में खानवा के युद्ध, कौन? राणा सांगा थे। ठीक है, खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ? तो राणा सांगा। भारत के मुगल शासक बनने पर जहरूद्दीन मोहम्मद ने बाबर नाम रखा था। क्या रखा था? बाबर। बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह की उपाधि धारण की थी तो काबुल को जब विजय प्राप्त हुआ था। बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे काबुल क्षेत्र, यस, पंजाब और आधुनिक उत्तर प्रदेश। राजस्थान, तो राजस्थान अभी हमने पढ़ा कि राजस्थान उसमें शामिल नहीं था। तो क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 3। ठीक है, अगला। वह मुगल सम्राट जिसके जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है, तो वो जहरूद्दीन मोहम्मद बाबर है। क्यों? क्योंकि देखो, उसको पहले साइबानी खान ने हराया 11 साल की अवस्था में, फिर भी इधर उधर भागते भागते उसने काबुल में कब्जा किया, फिर इंडिया में घुसा और एक बड़ा साम्राज्य बनाया। ठीक है, इसलिए अगर आप लोग धैर्य बना के पढ़ते रहिए, आपको कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी। बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राजा को लेके आया है? तो मेवाड़ के राजा और मेवाड़ और विजयनगर के राजा का वर्णन किया था। ठीक है, कृष्णदेव राय का। दो कथन दिए गए हैं। बाबर ने तुर्की में लिखा था। किसमें लिखा था? तुर्की में। तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी, तुर्की नहीं थी, फारसी थी। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तुर्जु के बाबरी किस भाषा में लिखे गए थे? तो टर्की में लिखे गए थे। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद निर्माण किसने करा था? तो मीर बाकी ने करा था, मीर बाकी। अब हम लोग आते हैं हुमायूं पर। कौन हुमायूं? कौन था? बाबर का लड़का था और शेरशाह। ठीक है, क्योंकि इस टाइम में दोनों राजा भारत भारत दिल्ली में थे शासक। हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल बाबर के पुत्र थे। हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था। हुमायूं 1560 में काबुल में पैदा हुआ। कहाँ पर? काबुल में। और उसकी माँ कौन थी? माहम बेगम शिया संप्रदाय से थी। कामरान और अस्करी की माँ गुलरुख बेगम तथा हिंदाल की माँ दिलदार बेगम थी। हुमायूं ने चूर दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 में किया। इस किले को उसने 4 महीने तक घेर रखे, जिसके बाद शेर खां अर्थात शेरशाह ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार स्वीकार कर ली। इसके अतिरिक्त 1531 में उसने कलिंजर पर आक्रमण किया और 1532 में रायसेन के महत्वपूर्ण किलों पर उसने जीत कब्जा कर ली। लेकिन हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध, कौन? 4 जो मेन युद्ध कौन कौन से हैं? देवरा अर्थात उसे दौरा कहते हैं, चौसा, कन्नौज, सरेंद्र। देवरा, चौसा, कन्नौज, सरेंद्र। 1532 में उसने गोमती नदी के तट पर स्थित देवरा नामक स्थान पर अफगान विद्रोहियों को परास्त किया। लेकिन 26 जून 1539 को चौसा के युद्ध में हुमायूं को शेर शाह के हाथ उसे पराजय होना पड़ा और इसी युद्ध में निजाम नामक भिश्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। मल्लाह ने। ठीक, क्योंकि लड़ाई लड़ते लड़ते नदी में गिर गया था। हुमायूं के विरुद्ध चौसा के विजय से क्या है? शेर शाह की शक्ति और प्रतिष्ठा दोनों वृद्ध हो गए। उसने शेर शाह की पदवी धारण कर अपने नाम खुतबा पढ़वाया, सिक्के पर भी अंकित कराया। लेकिन 17 मई 1540 को कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में भी हुमायूं को शेर शाह से पराजित होना पड़ा। दोबारा फिर हारना पड़ा। 40 में 39 में हारा, फिर 40 में हारा और बेबस होकर एक निर्वासित की भांति इधर भटकता रहा। लेकिन फिर रिटर्न आया। 22 जून 1555 को सारे हिंद युद्ध की विजय ने हुमायूं को एक बार पुनः उसका खोया हुआ राज्य वापस दिला दिया और दिल्ली पर फिर मुगल साम्राज्य आ गया। फरीद, जो बाद में शेर शाह सूरी बना, अपनी शिक्षा जौनपुर में से प्राप्त की थी। कौन? फरीद। वही शेर शाह सूरी की शिक्षा कहाँ हुई है? जौनपुर में हुई है। 1494 में फरीद ने घर छोड़ दिया था तथा विद्या अध्ययन के लिए जौनपुर चला गया था, जो सिराज हिंद नाम से प्रसिद्ध था। शेर शाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में से किसके द्वारा शेर शाह सूरी? तो राजस्व सुधार, प्रशासनिक, सैन्य,
करेंसी आदि उसके सुधार थे। शेर शाह ने बंगाल को सरकारों जिलों में बांटते थे। इनमें से प्रत्येक को एक छोटी सेना के साथ सिकदारों को नियंत्रण दे दिया। अमीन ए बंगाल अथवा अमीर ए बंगाल नामक असैनिक अधिकारी को सिकदारों की देखभाल के लिए नियुक्त किया। सर्वप्रथम काजी फजीलात नामक व्यक्ति को इस पद की नियुक्ति में किया गया। शेर शाह ने पुराने घिसे पिटे सिक्कों के स्थान पर शुद्ध सोने चांदी तांबे के सिक्कों का प्रचलन किया। उसने शुद्ध चांदी का रुपया 178 ग्रेन तथा तांबे का दाम 380 ग्रेन चलाया। रुपया और दाम की विनिमय दर क्या थे? 1.64 थे। 1.64 अर्थात 64 दाम इक्वल टू 1 रुपया। इसके समय में 23 टकसालें होने का उल्लेख प्राप्त होता है। कितना? 23। दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत हुमायूं द्वारा सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया गया। किस द्वारा? हुमायूं द्वारा। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली में दीन बना। किसने कराया था? हाजी बेगम ने। हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली के दीन पना में 1565-72 में कराया था। इस मकबरे के वास्तुकार मीरक मिर्जा गियास कौन थे? मीरक मिर्जा गियास थे। यह मुगल वास्तुकला का प्रथम दोहरा गुंबद वाला मकबरा था। दोहरा गुंबद इंपॉर्टेंट, आपका याद रखिएगा। कलिंजर विजय 1545 के दौरान जब शेर शाह के सैनिक हुक्का गोला फेंकने व्यस्त थे तो बारूद से भरा हुआ एक गोला दुर्ग की दीवार से टकरा कर वहां गिरा जहां बारूद से भरे हुए बहुत से गोले रखे हुए थे, जिससे गोलों में आग लग गई और फट फट कर सभी दिशाओं में विध्वंस करने लगे। शेर शाह वहां से अकेला बाहर निकला। यद्यपि दुर्ग जीत लिया गया किंतु यह जीत शेर शाह के लिए अंतिम हो गई। 22 मई 1545 को कलिंजर में ही उसकी मृत्यु हो गई। कलिंजर का अभियान शेरशाह सूरी किसने लड़ा? शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान था। उस समय वहां का राजा कीरत सिंह था। शेरशाह सूरी ने मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों के शौर्य पराक्रम से प्रभावित होकर कहा कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैं अपने साम्राज्य खो दिया होता। किसने कहा था? मारवाड़। शेरशाह सूरी ने मारवाड़ के युद्ध में कहा था। शेर शाह का मकबरा बिहार के सासाराम नामक स्थान पर बना हुआ है। स्थान पर एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरा बना है। दिल्ली स्थित पुराना किला का निर्माण हुमायूं ने करवाया था। कौन? दिल्ली का पुराना किला। यहाँ किला ए कोना नामक मस्जिद शेरशाह द्वारा बनवाया गया था। कृषकों की मदद के लिए शेरशाह ने पट्टा कबूलियत की व्यवस्था की थी। किसानों को सरकार की ओर से पट्टे दिए जाते थे जिनमें स्पष्ट किया गया होता था कि उस वर्ष उन्हें कितना लगान देना है। किसान कबूलियत पत्र के द्वारा इन्हें स्वीकार करते थे। अब हम लोग आते हैं सीधा अपने क्वेश्चनों पर। ठीक है, आप लोग पूरी थोड़ी देख लिए अभी। अब चलते हम लोग कहाँ पर? क्वेश्चन पर। ठीक है। निम्न निम्न नामों से उसे चिन्हित करें जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं है। तो कामरान उसका भाई था, अस्करी भी था, इंदाल था, लेकिन उस्मान नहीं था। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों के तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम करें। तो पहला देवरा था। ठीक है, देवरा और सबसे लास्ट सरहिंद था। देवरा, चौसा, कन्नौज, इसमें बिल्कुल गलत है। देवरा, चौसा, फिर कन्नौज है, फिर सरहिंद है। ठीक है, देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 32, 39, 40, 55 निम्नलिखित में से किन दो शासकों के मध्य 17 मई 1540 को कन्नौज के पास युद्ध हुआ? तो शेरशाह व हुमायूं के। फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना, कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? जौनपुर से। निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन से एक उच्च शिक्षित था? तो वो शेरशाह सूरी था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपने और बाद में सुल्तान की? बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी? शेरशाह सूरी था वह। शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधार में सम्मिलित है राज्य सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार, करेंसी सुधार। क्या हो जाएगा? आला फेबब हो जाएगा। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया? तो वो सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किस द्वारा किया गया? हुमायूं के द्वारा, जो बाबर का लड़का था। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो 1532 में किया था। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार और उनका कालक्रम संशय लगाना है। ठीक है,
देखो दोहरा, ठीक क्या हो जाएगा, चौसा कंडा हो जाएगा। 1, 4 एंड 2 इस ऑर्डर में है। अगर आपको ये नहीं पता तब भी इसको सेट कर लेंगे आप लोग, ठीक है। क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा सर, ठीक है। समूहगढ़ सबसे लास्ट में है। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पद के लिए एक मकबरे का निर्माण कराया था? शाह हाजी बेगम थी। कौन थी? हाजी बेगम हुमायूं के लिए बनवाई थी। कौन थी? हाजी बेगम, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, चांदी का सिक्का किसने शुरू किया था? क्या दिया? अकबर, शेरशाह, अलाउद्दीन खिलजी, बख्तियार खिलजी। तो शेरशाह सूरी ने स्टार्ट किया था। शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपया के विनिमय क्या थी? तो 16:1, 32:1 किसका? तांबे के दाम और चांदी के दाम, ठीक है। तो 64:1 था, 64:1 था, ठीक है। शुद्ध चांदी के रुपया का आविष्कार किसने किया था? शुद्ध चांदी का शेरशाह सूरी ने किया था। शेरशाह सूरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? वो एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे, हालांकि उसके शासक के रूप में उनके गुण और युद्ध के मैदान में उनकी जीत से अधिक उल्लेखनीय नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी कहाँ पर? कलिंजर के युद्ध में। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? तो वो कलिंजर में, वहीं पर बारूद के गोले फूट गए थे, उसकी वजह से घायल हो गए थे, वहीं मत रुक गए। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक के संबंध करेंगे? तो शेरशाह सूरी। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, शेरशाह सूरी की अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कोम्पा किस स्थान से संबंधित? तो मारवाड़ से थे। शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में है। शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार कहाँ? सेम क्वेश्चन है, सासाराम बिहार, ठीक है। देखो कितनी बार आया। आप लोग कोई क्वेश्चन को नज़रअंदाज नहीं करना, आपको अच्छे से पढ़ना है। एक बार नहीं 2 बार रिवीजन करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए, और आपको पसंद आए तो कमेंट भी करिएगा कि आपको कैसा लगा, ठीक है। किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था? कौन? शेरशाह ने करवाया था। तो दिल्ली के किला खूना मस्जिद का निर्माण किया था। दिल्ली में पुराना किला भवनों का निर्माण किया था। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था, किसने किया था? शेरशाह ने किया था। दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला खूना का निर्माण किसने किया था? तो शेरशाह ने किया था। सेम क्वेश्चन, शेरशाह। जो सेम क्वेश्चन पूछ रहा है कई बार, उनको जरूर पढ़ना। कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था की थी? किसने किया था? शेरशाह सूरी ने। किसने पूर्वी बंगाल को लेकर पेशावर तक सड़क आजम कहलाई जाने वाली सड़क बनवाई थी? तो वो शेरशाह सूरी था, जिसे ग्रैंड टैंक या जीटी रोड कहा जाता है। शेरशाह का उत्तराधिकारी था कौन? इस्लाम शाह था। इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250, 500 इकाइयों में विभाजित किया था? तो इनमें से कोई नहीं है। कौन था वो? तो अब आते हैं, ये देखिए अब आपका ये चैप्टर समाप्त हो रहा, ठीक है। अब अगला चैप्टर की तरफ हम लोग चल रहे हैं। अगला चैप्टर हमारा क्या है? अकबर। क्या है? अकबर। आज हम 3 राजाओं को देखेंगे, बाबर, हुमायूं एंड अकबर, ठीक है। अकबर आपके जिनमें से सबसे इम्पोर्टेंट है। मुगल में सबसे इम्पोर्टेंट आपका अकबर है, ठीक है। क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट आपका अकबर है। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में हुआ था। 14 फरवरी 1556 को पंजाब में गुरदासपुर जिले के निकट कलानौर नामक स्थान पर उसे बादशाह घोषित किया गया। इस समय उसकी आयु मात्र 14 साल की थी। शाह अब्दुल माली ने अकबर के राज्याभिषेक में सम्मिलित होने से इनकार कर दिया था। हुमायूं इसे फरजंद या पुत्र पुकारता था। बैरम खां अकबर का संरक्षक था। कौन था? बैरम खां, ठीक है। अकबर ने उसे अपना वकील वजीर नियुक्त किया तथा उसे खाने खाना की उपाधि से भूषित किया। अकबर ने सर्वप्रथम कछवाहा राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। किससे? कछवाहा राजपूतों से।
जिस समय अकबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा हेतु जा रहे थे, तो सांगानेर नामक स्थान में 1562 में आमेर का राजा बिहारीमल अर्थात भारमल बादशाह की सेवा में उपस्थित हुआ और उसने अकबर की अधीनता स्वीकार की तथा उससे अपने सबसे बड़ी पुत्री हरखाबाई, लोक प्रचलित नाम जोधाबाई, का विवाह करने की इच्छा भी व्यक्त की। अकबर ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तथा अजमेर से लौटते समय सांभर में उसने राजा बिहारीमल की पुत्री से विवाह किया और अकबर का प्रथम राजपूत कन्या से विवाह था। इस प्रकार बिहारीमल राजपूत राजा था जिसने अधीनता स्वीकार की थी, जिसने और स्वेच्छा से अपने अकबर की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्री का विवाह भी किया। और इसी राजपूत राजकुमारी से शहजादे सलीम जहांगीर का जन्म हुआ था। किसका? जहांगीर का। अकबर ने सूफी मत में अपनी आस्था जताते हुए चिश्तिया संप्रदाय को समर्थन दिया। वह ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के अजमेर स्थित दरगाह पर दर्शन हेतु अक्सर जाता था। अपनी उदार धार्मिक नीति के अंतर्गत 1562 में दास प्रथा, कब इंपॉर्टेंट है, 1562 में दास प्रथा, 1563 में तीर्थ कर, 1564 में जजिया कर उसने समाप्त कर दिया। अपने सामाजिक सुधार के अंतर्गत उसने बाल विवाह एवं सती प्रथा को रोकने का प्रयत्न किया। उसने यह आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और तभी दूसरी से विवाह कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी बांझ हो। ठीक है, लेकिन वो खुद इस बात को नहीं माना। तो अब जब राजा नहीं मानेगा तो प्रजा कैसे मानेंगे? माहम अनगा के पुत्र अधम खां 1562 में अकबर ने स्वयं मारा था। किसको? अधम खां को, क्योंकि उसने अकबर के प्रधानमंत्री आतंक खां की हत्या कर दी थी। दुर्गावती गोंडवाना के हिंदू राज्य की योग्य शासक थी। अकबर के आक्रमण 1564 के फलस्वरूप शत्रु से घिर जाने पर इस वीर रानी ने आत्महत्या कर ली थी। 1565 में मारवाड़ के शासक राव चंद्र सेन, कौन? राव चंद्र सेन ने भद्राजोड़ में मुगल सेनाओं का सामना किया, लेकिन चारों तरफ से घिर जाने के कारण उसे सिवाना जाना पड़ा। राव चंद्र सेन ने 1579 में सोजियत पर अधिकार कर लिया, अतः अकबर ने पुनः सेनाएं भेजकर उस पर आक्रमण कराया। ठीक है, लेकिन वह पहाड़ी क्षेत्र में चला गया और 1581 में उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। किसकी? रायसेन की। हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर के मुख्य उद्देश्य राणा प्रताप को क्या था? अपने अधीन लाना था। अकबर ने कब? अकबर ने अप्रैल 1576 में मान सिंह के नेतृत्व में 5000 सैनिकों को राणा प्रताप के विरुद्ध भेजा। मान सिंह मंडलगढ़ के मार्ग से होता हुआ गोकुंडागढ़ से 14 मील दूरी हल्दी घाटी के दर्रे के निकट पहुंचा। राणा प्रताप भी मुगल सेना का सामना करने के लिए पहाड़ियों से उतारा है। फलतः जो युद्ध हुआ वो हल्दी घाटी युद्ध के नाम से जाना जाता है। हल्दी घाटी कब युद्ध हुआ? 1576 में। ठीक है, जिसमें राणा पराजित हुआ और उन्हें अरावली की पहाड़ियों में शरण लेने पड़ी। मेवाड़ राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी। राणा प्रताप ने लंबे समय तक मुगलों से युद्ध लड़ा। राणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनके लड़के राणा अमर सिंह ने 1615 में जहांगीर से संधि की थी। जब शहजादा सलीम ने विद्रोह कर इलाहाबाद, प्रयागराज में स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करना आरंभ कर दिया, तब अकबर ने 1602 में दक्षिण से अपने पुत्र अबुल फजल को बुलाया। अपने मित्र, पुत्र ने, सॉरी। उसी समय सलीम के इशारे से ओरछा के बुंदेला सरदार वीर सिंह देव ने अबुल फजल की रास्ते में ही क्या हत्या करवा दी। अकबर पहला मुस्लिम शासक था जिसने इस बात का अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य की सुदृढ़ता के लिए भारत की बहुसंख्यक हिंदू जनता का सहयोग प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। उसने हिंदू मुस्लिम समुदाय को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। मुगल शासन व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय अकबर को जाता है। उसकी केंद्रीय शासन व्यवस्था, बादशाह के पद और अधिकारों एवं कर्तव्यों की व्याख्या, उसका प्रांतीय शासन, उसकी लगन व्यवस्था, उसकी मुद्रा व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था आज सभी को उसके समय में सफलता प्राप्त हुई और उसके उत्तराधिकारियों के लिए आधार स्वरूप बनी। अकबर एक धर्मनिरपेक्ष शासक था। ठीक है, संपूर्ण सत्ता उसी में निहित थी, अतएव वह प्रशा के फ्रेडरिक माह ने इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ की तरह प्रबंध
प्रबुद्ध निरंकुश शासक कहा जाता, जिसके शासनकाल में कानून की दृष्टि में सभी समान थे। क्या थे? सभी के समान थे। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग। अकबर के शासन काल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी मुख्यतः सैन्य विभाग का प्रमुख था। कौन था मीर बख्शी? सैन्य विभाग का। उसका कार्य सैनिकों का वेतन सैनिक संगठन से संबंधित था। अकबर ने 1573-74 में घोड़ों को दागने की प्रथा स्टार्ट की। तो इंपॉर्टेंट आपको, ठीक है, जिससे सेनापति अपने घोड़े न बदल सके और एक घोड़े को दो बार न प्रयोग कर सके। 1575 ईस्वी में अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर सैनिक संगठित किया। मनसब शब्द का अर्थ श्रेणी या पद था। मनसबदार का अर्थ उस अधिकारी से था जिसे शाही सेना में एक पद या श्रेणी प्राप्त था। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था दशाल्मर प्रणाली पर आधारित है। दीवान शब्द फारसी भाषा का है और खलीफा उमर के काल में मुसलमानों ने इसे अपनाया था। वो उसका प्रयोग खजाना विभाग के लिए करता था। अकबर के शासनकाल के 9 वर्षों से लेकर 30 वर्षों तक दीवान पर मुजफ्फर खां तुर्बती, राजा टोडरमल, ख्वाजा शाह मंसूर के हाथों आता जाता रहा। दीवान आर्थिक मामले एवं राजस्व इंपॉर्टेंट आपका मामले का सर्वोच्च अधिकारी होता था। मुगल मनसबदारी प्रणाली मध्य एशिया मंगोलिया से ली गई थी। इस प्रकार सैन्य विभाजन चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल सेना ने किया था। फिर मुगल बादशाह अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था अपने शासनकाल के 19वें वर्ष 1975 में प्रारंभ किया था। मनसब प्राप्तकर्ता 3 वर्गों में विभक्त है: 10 से अधिक तथा 500 से कम मनसबदार, 500 से 2500 से आमिर, 25 से सुपर अमीर आजम कहलाते थे। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, तो आप लोग इन दोनों को याद रखिएगा। इसके अलावा इसे जात और सवार की दृष्टि से भी 3 श्रेणियों में बांटा गया था। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व वसूली के लिए जाप्ती प्रणाली का प्रचलन था, जो भूमि सर्वेक्षण, भू राजस्व निर्धारण के लिए दस्तूर उल अमल, जाप्ती खसरे की तैयारी पर आधारित थी। टोडरमल ने भू राजस्व के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी। अकबर ने अपने शासन के 24वें वर्ष 1580 में आईने दहसाला अर्थात टोडरमल बंदोबस्त नामक नई कर प्रणाली शुरू की, मुगलकालीन व्यवस्था को स्थायी स्वरूप प्रदान किया। इस प्रणाली का वास्तविक प्रेरता कौन था? टोडरमल। इसी कारण से टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। उस समय टोडरमल अर्थमंत्री और उसका मुख्य सहायक ख्वाजा शाह मंसूर था। इस प्रणाली के अंतर्गत अलग अलग फसलों के पिछले 10 वर्षों के उत्पादन और उस समय के उनके प्रतिनिधि मूल्यों का औसत निकालकर उस औसत का 1/3 हिस्सा राजस्व के रूप में लिया जाता था। अकबर कालीन भू राजस्व व्यवस्था को दहसाला पद्धति को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। जहांगीर के समकालीन मोहसिन फानी ने अपनी रचना दबिस्तान ए मजाहिब में पहली बार दीन इलाही को एक स्वतंत्र धर्म के रूप में उल्लेख किया था। दीन इलाही, ठीक है। अकबर ने आगरा से लगभग 37 में दूर पर फतेहपुर सीकरी में एक राजमहल सह किले का निर्माण किया, जिसमें जोधाबाई महल, पंचमहल, स्वर्णमहल, सुनहला मकान, दीवाने आम, दीवाने खास, मरियम की कोठी, तुर्की सुल्तानी कोठी, बीरबल की कोठी आदि प्रमुख। तुर्की सुल्तान का महल इतना सुंदर है कि पर्सी ब्राउन ने उसे स्थापत्य कला की मूर्ति कहा। पंचमहल पिरामिड के आकार का 5 मंजिला भवन था और भारतीय बौद्ध विहारों का अनुरूप था। अकबर ने गुजरात विजय 1572-73 में की थी और इसके पश्चात फतेहपुर सीकरी का ध्यान लगा। एक वर्ग के इतिहासकारों का मानना है कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में सम्राट अकबर ने सीकरी की बुलंद दरवाजा निर्माण विजय स्तंभ के रूप में कराया था, जबकि पर्सी ब्राउन ने इसका निर्माण दक्षिण विजय 1601 के उपलक्ष्य में बताता है। अकबर ने 1582 में तौहीद ए इलाही अर्थात दीन इलाही की स्थापना की। इसके अंतर्गत अकबर ने सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को सम्मिलित कर इसे सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया। दीन इलाही वास्तव में सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित एक विचार पद्धति है। इसका प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। हिंदुओं में केवल बीरबल अर्थात महेश तासनी से स्वीकार किया। अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा नामक गांव में स्थित था, आगरा में है, जिसे सुल्तान सिकंदर लोधी ने अपने नाम पर बसाया था। अकबर ने इसका नाम बहिश्ताबाद रखा था। इसके निर्माण की योजना अकबर ने बनवाई थी, किंतु जहांगीर ने इसे पूर्ण कराया था। यह मकबरा 5 मंजिल है। इसकी प्रमुख विशेषता इसके गुंबद विहीन होना है। अकबर ने अपने राजकवि फैजी के
अध्यक्षता में एक अनुवाद विभाग की स्थापना की। अकबर के आदेश से महाभारत के विभिन्न भागों का रज्मनामा नाम से फारसी में अनुवाद नकीब खां, बदायूनी तथा फैजी आदि विभिन्न विद्वानों के सम्मिलित प्रयत्नों से किया गया। इसके अतिरिक्त बदायूनी ने रामायण का, फैजी ने लीलावती का, अबुल फजल ने कालियादमन का फारसी में अनुवाद किया। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध ग्रंथकर्ताओं में सबसे प्रमुख कश्मीर का मोहम्मद हुसैन था, जिसे अकबर ने झेरी कलम की उपाधि प्रदान की थी। हरिविजय सूरी वो जैन साधु था। कौन? हरिविजय सूरी जैन साधु था जो अकबर के दरबार में कुछ वर्षों तक रहा, जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया। मुगल दरबार में एक अन्य और विद्वान जिन चंद सूरी भी रहते थे। ये भी कौन थे? जैन थे। इन्हें युग प्रधान की उपाधि धारण दी गई थी। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ फर्स्ट का समकालीन भारतीय राजा अकबर था। दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ फर्स्ट थी। भारत में उस समय अकबर 1556 से 1605 तक अकबर था का शासक था और एलिजाबेथ 1558 से 16 से थे। ठीक है, लगभग दोनों समकालीन थे। मुगल कालीन बुद्धिमान अबुल फजल ने अमेरिका की खोज की थी। अमेरिका की खोज का उल्लेख करता है। रॉल्फ फिंच फतेहपुर सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेजी व्यापारी था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में 1575 में इबादत खाने की स्थापना की, जिसका उद्देश्य दार्शनिक धार्मिक विषयों पर वाद विवाद करना था। 1578 में इसने सभी धर्मावलंबियों के इबादत खाना का द्वार खोल दिया। अकबर ने समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथों में लेने के लिए 1579 में महजरनामा की घोषणा की। यह महजरनामा अबुल फजल के पिता शेख मुबारक ने तैयार किया था। महजर को स्मिथ और बुलजले हेग ने अचूक आज्ञा पत्र कहा। मजहर जारी करने के बाद अकबर ने सुल्तान आदिल या इमाम आदिल की उपाधि धारण की थी। अकबर स्वयं बसंत, होली, दिवाली जैसे त्योहार उत्सव में भाग लेता था। उसने तुलादान, झरोखा दर्शन आदि हिंदू त्योहारों को भी स्वीकार कर लिया था। लेन पूल के अनुसार हिंदू राजाओं को एकजुट कर लेना अकबर के समय की सबसे स्पष्ट विशेषता थी। डॉक्टर आर पी त्रिपाठी का दर अकबर अपने युग के संतान और पिता दोनों था। किसने कहा? डॉक्टर आर पी त्रिपाठी। अब हम चलते हैं क्वेश्चनों पर। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था? तो कालानौर था। हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राणा प्रताप को अपने अधीन करना था। किसको? राणा प्रताप। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा था। 1576 में। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना की सेनापति कौन था? सेनापति कौन था? हकीम खान था और अकबर का सेनापति मान सिंह था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो हकीम सुर। हल्दी घाटी का तो सेम क्वेश्चन है। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गिराज से स्थापित किया तो वो कौन थे? कछवाहा थे। कछवाहा राजपूत से पहले उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। सेम क्वेश्चन है। किस चिश्ती संत के दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था? वो मोहिउद्दीन चिश्ती। निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? तो अकबर ने अधम खां को स्वयं मारा था। ठीक है। राजपुताना के निम्न राजाओं में से किसने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? तो वो कौन थे? वो मेवाड़ के राजा राणा राणा प्रताप सिंह। किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? तो मारवाड़ के राजा रावचंद सेन थे। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती कहाँ की रानी थी? तो कहाँ की थी? मंडला, छत्तीसगढ़। ठीक है, गोंडवाना साम्राज्य की। अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुए थे? तो उसके लड़के शहजादा सलीम के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न तथ्यों में से कौन सा तथ्य ऐसा जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया था। यही, क्योंकि उसने त्याग नहीं दिया था लेकिन उसे सही से अपनाया भी नहीं था। ठीक है। अकबर की लोकप्रियता कारण मनसबदारी प्रथा, भूराजस्व,
धार्मिक नीति और सामाजिक सुधार, अर्थात वो सेकुलर कह सकते हो उसको राजा था। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ कर समाप्त किया था? तो अकबर ने किया था किस कब? 1564 में, ठीक है। 1562 में दास प्रथा समाप्त की थी और 1564 में जजिया कर। किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता था? तो वो अकबर था। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार किया था, उनको कालक्रम में अनुसार लगाना है। ठीक है। अम्बेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह, तुकारोई का युद्ध, मालवा पर मुगल आक्रमण, उड़ीसा पर करानी की विजय। तो क्या हो जाएगा इसमें? डी नंबर से हो जाएगा। ठीक है। अम्बेर की राजकुमारी का विवाह अकबर से 62 में हुआ था, तुकाराई 75 में, फिर मालवा 61, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसने आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए? वो अकबर था, और लेकिन वो खुद ही 2-3 स्त्रियों से शादी किया था। निम्नलिखित में से कौन सही है? अकबर ने लड़कों लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था। यस, अकबर ने लड़कियों के अभावक से दबाव से अलग स्वयं की इच्छा के विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। दोनों स्टेटमेंट सही है। अकबर का शासन ज़्यादातर क्षेत्रों को जीतने के लिए, अपने प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, न्यायिक प्रशासन और धार्मिक कट्टर। धार्मिक तो गलत हो जाएगा, धार्मिक कट्टरता। ठीक है। जब कोर्ट दिया है तो कोर्ट में और भी हो जाएगा जो थोड़ा बहुत सही है, तो 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय शासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? तो वो मीर बख्शी था, सैनिक का। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थे, तो वो मनसबदारी पर आधारित थे। आगे आते हैं। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? मध्यकालीन, देखो अब आपको पता ही नहीं कि अकबर के टाइम पे मध्यकालीन है, तो आपको आइडिया लगाना पड़ेगा। राजस्व एकत्रित करने के लिए नहीं, सैनिक सुगमता के लिए नहीं, धार्मिक ये भी नहीं, स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। तो डी नंबर सही हो जाएगा। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूप दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो मुजफ्फर का तुर्बती, लेकिन टोडरमल भी था। ठीक है। इसमें अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वो किस देश से प्रचलित, कहाँ प्रचलित थी? तो मंगोलिया में। ठीक है। अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों का रख रखाव करना पड़ता था, दुगना। घोड़ों को यात्रा यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध में उनको समय बदलना आवश्यक था। दोनों स्टेटमेंट सही है इसमें। जब्ती प्रणाली ये कर से संबंधित थे, क्यों? अकबर ने स्टार्ट कराया था, भू राजस्व का। टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित किए थे? तो उन्होंने भू राजस्व में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किस कार्य व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से जाना जाता था? तो वो टोडरमल या दहसाला थे। टोडरमल संबंधित थे तो कानून से, साहित्य से, संगीत से, वो मालगुजारी सुधारों से, राजस्व से मिलने। भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह एवं अकबर के मध्य निम्नलिखित में से कौन सा निरंतर की कड़ी थी? तो टोडरमल थे, दोनों के शासक टाइम में थे। अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आइन ए दहसाला पद्धति किसके द्वारा स्टार्ट की थी? तो टोडरमल थे। अकबर ने दीन इलाही किस वर्ष में स्टार्ट किया था? तो 1582 में दीन इलाही स्टार्ट किए थे। दीन इलाही का प्रचार किस शासक ने? अकबर। उन्होंने नया धर्म स्टार्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन सफल नहीं हो पाया था इसमें। दीन इलाही अकबर। दीन इलाही का जो मेन था कौन था? अबुल फजल था। स्टार्ट किसने कराया था? अकबर ने कराया था। किस इतिहास ने दीन इलाही को धर्म कहा? तो अच्छा, धर्म कहा। ये क्वेश्चन आपसे अबुल फजल ने प्रमुख नहीं पूछा है। ठीक है। सॉरी, कहाँ रुक गया? इबादत खाने के निर्माण किसने कराया था? तो औरंगजेब, सॉरी, और अकबर था। फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? तो इबादत खाना जहाँ पर धर्मों के, यानी विभिन्न धर्मों के विद्वान
आते थे और चर्चा करते थे। निम्नलिखित में इमारतों में से कौन इमारत शान फतेहपुर कही जाती है? शान फतेहपुर जामा मस्जिद। कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं? पंचमहल, अकबरी महल, स्वर्ण महल, जोधाबाई महल। अकबरी महल नहीं है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो हुमायूं का मकबरा, बाबर का लड़का, अकबर का पिता। सुलह अकुल सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये अकबर के द्वारा स्टार्ट किया गया। अकबर द्वारा अपनाए गए सुलह कुल सार्वभौम शांति तथा भाईचारे की अवधारणा निम्नलिखित किस पर आधारित है? ये धार्मिक सहनशीलता, उदारवादी संस्कृत और राजनीतिक उदारता पर आधारित है। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? हुमायूं के अकबर के लिए जारी हुआ था। अकबर ने 1600 में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया। यह निर्माण अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर के जन्म में खुशी बना था। ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, पहला भी सही है। निम्न में से किसका निर्माण अकबर ने कराया था? किसका? अकबर ने कराया था। तो बुलंद दरवाजा और जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। कुतुब मीनार तो ये नहीं कराया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ताजमहल शाहजहां ने कराया था, ठीक है। निम्न में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे? तो अकबर ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे, लेकिन खुद अनपढ़ था। अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं, तो आगरा के किले में पाई जाती हैं, और सॉरी फतेहपुर सीकरी हो जाएगा इसमें आपका। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह मिलता है? तो पंचमहल है, पंचमहल का। फतेहपुर सीकरी को बादशाह अकबर ने निर्मित कराया था। क्या कराया था? पंचमहल। जहांगीर महल स्थित है, जहांगीर महल आगरा में स्थित है। अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो सिकंदरा, आगरा से लगभग 37 मिनट दूर पर है। निम्न में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया? दिल्ली का लाल किला। आ- आगरा का किला भी नहीं कराया गया। इलाहाबाद का किला तो कराया गया था, ठीक है, क्योंकि अगर आगरा किला भी कराया गया था, लेकिन वो नहीं कराया गया था, ठीक। अब आते हैं, क्या करना है? मिलान करना है। क्या है? मकबरा है, सम्राट है। तो बाबर का क्या हो जाएगा? काबुल हो जाएगा। अकबर का सिकंदरा, ठीक। अकबर का क्या हो जाएगा? सिकंदरा, जो कि आगरा के पास ही है। तो उसके बाद शाहजहां का, जहांगीर का लाहौर, ठीक है। 34 फिर सेम क्वेश्चन है। बाबर, काबुल, अकबर, सिकंदरा, जहांगीर, हुमायूं। हुमायूं का दिल्ली है, जहांगीर का लाहौर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ था, कौन था वो? फैजी। निम्नलिखित से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था? किसका? महाभारत का। तो महाभारत का अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। आप लोग ये ध्यान रखें, बदायूनी। महाभारत सेम क्वेश्चन है, रजमनामा नाम से। 16वीं शताब्दी में संपन्न महाभारत का फारसी अनुवाद कहलाता है, तो रजनामा कहलाता है। रजनामा के सिंधु ग्रंथ का फारसी अनुवाद है, तो वो महाभारत का है। अकबर के इच्छानुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? किसने इसका किया था? बदायूनी ने किया था, ठीक है। किसने किया था? बदायूनी ने। तो किसने कराया था? बदायूनी ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? बदायूनी ने किया था। तो कितनी बार क्वेश्चन पूछा आप लोग। सम्राट अकबर द्वारा निम्न से किसको जरी कलम की उपाधि दी गई थी? तो वो मोहम्मद हुसैन ने कहा गए थे, जम्मू कश्मीर। जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया था, तो कौन थे? हरिविजय सूरी थे। सूरी दोनों में लगा, तो अकबर के समझ लीजिए। प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे?
जिनका अकबर ने बहुत सा सम्मानित किया था, तो हर विजय सूरी थे वो। मुगल सम्राट अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार था, तो दसवंत। दसवंत बसावन, केशवलाल, मुकुंद, मिस्किन, जगन, महेश, खेमकरण, तारा, सांवल, हरिवंश, ये सब क्या थे? प्रसिद्ध चित्रकार थे। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा अकबर था। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? तो और अकबर के टाइम पे, क्योंकि 1605 तक था ये, 1600 में ही गठन हो गया था। जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज की थी, खोज को उल्लेख किया, तो कौन था? अबुल फजल था। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति था, तो रॉल्फ फिंच था। कौन था? रॉल्फ फिंच। अकबर के शासनकाल की नींव घटनाओं को कालक्रम में लगाना है। क्या करना है? जजिया समाप्त की, इबादत खाना, मजहर, दीन इलाही की स्थापना। जजिया 1564 में, ठीक है, 1564 में, फिर इबादत खाना 1575 में। आपका ए नंबर सीधा सीधा वही दिया, 1 2 3 4। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था 1576 में। कब मिला था? 1576 में। यहाँ से आपका अकबर समाप्त होता है, ठीक है। क्या होता है? अकबर समाप्त होता है। क्या स्टार्ट होगा? जहांगीर, क्योंकि अकबर का ही पुत्र था जहांगीर, ठीक है। अब हम लोग आते हैं जहांगीर पर। यहाँ पर जहांगीर, ठीक है। जहांगीर का जन्म, किसका? जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 को हुआ था। इसका पहला विवाह आमेर तथा जयपुर के राजा भगवान दास के पुत्री और राजा मानसिंह के बहन मानबाई से हुआ था, ठीक है। खुसरो मानबाई की संतान था। कौन? खुसरो। सलीम का दूसरा विवाह उदय सिंह के पुत्री जगत गोसाई के साथ हुआ था। शहजादा खुर्रम इसी का पुत्र है। कौन? शहजादा खुर्रम। आगरा के किले 1605 ईस्वी में जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ। कहाँ पर हुआ? आगरा में। उसने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह काजी की उपाधि धारण की थी। जहांगीर ने अपने पक्ष के सरदारों को उच्च पद प्रदान किए, जिनमें से एक अबुल फजल का हत्यारा बुंदेला सरदार वीर सिंह देव था। अकबर की परंपरा को स्थापित रखते हुए जहांगीर ने अपने शासन उदारता से आरंभ किया और गद्दी पर बैठते उसने विभिन्न लोक हितकारी आदेश दिए। कौन कौन से थे? दो वस्पा, दो वस्पा सिंह हस्पा जहांगीर ने चलाई थी। इसके अंतर्गत बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखनी पड़ती थी। दो हस्पा में दुगनी, सिंह हस्पा में तीन गुना रखना पड़ता था। 1615 में राणा अमर सिंह तथा मुगल बादशाह जहांगीर के मध्य चित्तौड़गढ़ की संधि हुई। इसमें राणा ने मुगल बादशाह की अधीनता स्वीकार कर ली तथा बादशाह जहांगीर ने राणा को चित्तौड़ वापस कर दिया। जहांगीर से विवाह के बाद नूरजहां ने जुनता दल का निर्माण किया। इस गुट के प्रमुख सदस्य थे इतमतुद्दौला या मिर्जा ग्यास बेग, असमत बेगम, अशफाक खां, शहजादा खुर्रम। इस गुट का प्रभाव 1627 तक रहा। नूरजहां से प्रभावित होकर जहांगीर के शासनकाल को दो भागों में बांटा जा सकता है, 1611 1622, 1622 से 1627 तक। प्रथम काल में खुर्रम नूरजहां गुट का सदस्य था, लेकिन दूसरे काल में खुर्रम इस गुट से अलग हो गया। विलियम हाकिन 1608 से 1611 जहांगीर के दरबार में भेजा गया जाने वाला ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम राजदूत था। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला वो पहला अंग्रेज था, ठीक है। जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि देकर आर्मेनिया की एक स्त्री से उसका विवाह करा दिया। जहांगीर के दरबार में आने वाले दूसरे शिष्टमंडल में नेतृत्व करता सर थॉमस रो था। सर थॉमस रो ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सितंबर सूरत पहुंचा। 1616 में वो अजमेर में जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। उसे बादशाह के साथ मांडू, अहमदाबाद तथा अजमेर जैसे अनेक स्थानों पर जाने का अवसर मिला। वह बादशाह के साथ शिकार खेलने भी गया। वह आगरा में 1 वर्ष तक रहा था। पीटर मुंडी ब्रिटेन का यात्री था जो शाहजहां के समय आया था। कौन? पीटर मुंडी। फ्रांसिस्को वेल्सर डच पर्यटक था जो जहांगीर के समय भारत आया। इसने अपनी पुस्तक जहांगीर से इंडिया द रिमोन्स्ट्रेट ऑफ फ्रांसिस्को रिसर्च में जहांगीर के समय का अद्भुत विवरण लिखा उसने। मुगल चित्रकालीन जहांगीर के शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गए थे, तो उच्चतम अवस्था में पहुंच गई थी जहांगीर के टाइम पर।
पहले चित्रकारी हस्तलिखित ग्रंथ की विषय वस्तु से संबंध होते थे। जहांगीर ने इस बंधन से मुक्त कर दिया। जहांगीर के समय सर्वोत्कृष्ट चित्रकार उस्ताद मंसूर और अबुल हसन थे। मुगल बादशाह जहांगीर ने उन दोनों को क्रमशः नादिर उल अस्र, नादिर उल जमा की उपाधि प्रदान की थी। उस्ताद मंसूर प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार था, जबकि अबुल हसन को व्यक्ति विशेष चित्र में महारत हासिल थी, पक्षी और वृक्ष। जहांगीर भी अपने आप में खुद एक उच्च कोटि का चित्रकार था और अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में भी उसने लिखा था, क्या तुझो के जहांगीर नाम से। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने जहांगीर की गद्दी पर बैठने का शीघ्र विद्रोह किया था, जो कि 1606 में पराजित हुआ। 1623 में शाहजादे खुर्रम के विद्रोह का महाबत खां के नेतृत्व वाले मुगल सेना ने दमन किया। 1626 में महाबत खां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया। मुगल बादशाह बाबर जहांगीर के मकबरे क्रमशः काबुल एवं सदर लाहौर में स्थित है। यह क्रमशः अफगानिस्तान और पाकिस्तान में स्थित है, जो कि भारत से बाहर है। इत्मातुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने अपने पिता मिर्जा गयास बेग की याद में बनवाया था। यह पलीकृत है, जो पूर्णतः संगमरमर में बनाई गई है। इसमें कुताई व संगमरमर के अलावा पित्रा ड्योरा, ये आपका इंपॉर्टेंट है कि पित्रा ड्योरा का इस्तेमाल सबसे पहले कहाँ हुआ था, यहीं पर हुआ है, इत्मातुद्दौला के मकबरा पर। गोविंद महल मध्य प्रदेश के दतिया में स्थित है, जो 7 मंजिल महल है। इसका निर्माण 1614 में राजा बीर सिंह देव द्वारा ईंट पत्थर से करवाया गया था। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर। दो अस्पा सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? तो औरंग अकबर का लड़का जहांगीर। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ के संग किसके शासनकाल पर हुआ? जहांगीर। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में निम्न से किसे भेजा था? तो हॉकिंस को भेजा था, और सर थॉमस रो भी आया था, लेकिन सबसे पहले किसको भेजा था? हॉकिंस को। निम्नलिखित से किसने जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? तो कौन था? थॉमस रो था, थॉमस रो। आंसर बना दिए, ठीक है। अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि है? तो हॉकिंस को दिया था। मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न से किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? तो हॉकिंस को, विलियम हॉकिंस, जो हॉकिंस का आवाज के टाइम में कुकर भी था। ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था शासनकाल में जहांगीर के टाइम पर। सेकेंड एम्बेसडर आया था थॉमस रो। किस मुगल के सेम क्वेश्चन, देखो सेम क्वेश्चन फिर ये है। इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया? कौन था? थॉमस रो। जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का ऑफर दिया था? तो अजमेर में। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने का कालक्रम अनुसार विलियम हॉकिंस, रॉल्फ फिंच इससे पहले आया हॉकिंस से। देखो पहले ये, फिर ये आया, फिर ये आया, ठीक है, फिर लास्ट में ये। तो क्या हो जाएगा? रॉल्फ फिंच सेकंड नंबर, पहला हो जाएगा आपका। सेकंड नंबर पहला किसमें है? ए नंबर। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल को मूल्यवान विवरण दिया है, वो कौन था? फ्रांसिस्को बेलसाट था। निम्न विदेश यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? कौन था वो? फ्रांसिस्को बेलसाट था वो। मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है। किन किन मुगल शासक का? तो एक बाबर का है और एक जहांगीर का। इनका पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है, लाहौर और काबुल। सम्राट जहांगीर को दफन किया गया था कहाँ पर? लाहौर में। किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है? औरंगजेब का और बाबर का। मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर थे? तो सॉरी, जहांगीर के टाइम। इसके टाइम स्थापत्य कला थी, आर्किटेक्चर इसके टाइम पे शाहजहां के टाइम पर थी, ठीक है। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर पहुंची? तो जहांगीर के। निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उल जमा की पदवी दी थी? तो अबुल हसन। जहांगीर कालीन निम्नलिखित से किस एक चित्रकार को नादिर उल असर की उपाधि प्रदान की गई थी? मंसूर खां को। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था? तो मंसूर था। कौन था? मंसूर। किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है? तो फारसी में किसने लिखी था? तो जहांगीर ने लिखी थी। बाबर अपने तुर्की में लिखा था। अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किसने किया था? तो जहांगीर ने किया था।
निम्नलिखित से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था? किसके? जहांगीर के विरुद्ध। तो खुर्रम महावत का खुसरो ने किया था। खुसरो कुछ मुगल बादशाह का पुत्र था, तो जहांगीर का पुत्र था। किसका था? जहांगीर का। ठीक है। निम्न से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं, तो जहांगीर नहीं था, क्योंकि जहांगीर के विरुद्ध ही ये लोग थे सब। निम्नलिखित से नूरजहां जुंटा का सदस्य नहीं था, मतलब नूरजहां के जुट का सदस्य कौन नहीं था? तो महाबत खान नहीं था। इत्मादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो इत्मादुद्दौला का लड़की ने बनवाया था, नूरजहां ने बनवाई थी। पित्रा ड्यूरा निम्न से किससे संबंधित है? तो ये डिजाइन से संबंधित है। दीवारों का अर्थ कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना था। क्या करना था? नक्काशी। ठीक है। अब क्या करना है? मिलान करना है। क्या करना है? मैचिंग करना है। ठीक है। छोटा कर लिया जाता है इसको। ठीक है। तो बाबर स्मारक जामा मस्जिद बनवाया था। हुमायूं पना अकबर जहांगीरी महल, जहांगीरी अकबर के मकबरे को पूर्ण कराया था। देखो, अब आपको लगेगा कि अकबर का लड़का जहांगीर है, जहांगीर कैसे बनवाया गया, लेकिन अकबर ने बनवाया था। ठीक है। जहांगीर अकबर को बनवाया था, एक दूसरे का स्थानांतरण किए। याद रखिएगा। ठीक है आप लोग। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, स्थित दतिया मध्य प्रदेश में है, और 7 पैलेस का महल है, 7 फ्लोर का। निम्नलिखित कौन से में सही सुमित नहीं है? अकबर का मकबर सिकंदरा सही है, जहांगीर का शाहदरा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा ये, शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर, ये गलत है। ठीक है। अब आ गया शाहजहां। तो अब शाहजहां हम लोग कल देखेंगे। आज की क्लास हम लोग यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग क्लास को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर से जरूर करेंगे। ठीक है। क्लास यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।